सो वेलकम टू द जीएस रूम। हमारा नया लेक्चर आ गया है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हाई कोर्ट को कवर किया था। तो स्टेट लेजिस्लेचर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से आपने केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने पार्लियामेंट पढ़ा था, संसद पढ़ा था, वैसे ही आप स्टेट गवर्नमेंट्स की बॉडीज में, लॉ मेकिंग बॉडीज में स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा और विधान परिषद को पढ़ेंगे। दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप पढ़ेंगे। अब देखो, इन जो बॉडीज होंगी स्टेट लेजिस्लेचर और आपका पार्लियामेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट कुछ स्टेट स्पेसिफिक चेंजेस आपको राज्यों में देखने को मिलेंगे। वो मैं सारा का सारा आपको कंपैरिजन करते हुए चीजों को बताता चलूंगा और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूंगा जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं भाई स्टेट लेजिस्लेचर को हम। तो स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में कहाँ लिखा है संविधान में? हमारे संविधान के पार्ट 6 में, ठीक है, भाग 6 यानी पार्ट 6 में भाग 6 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में लिखा हुआ है। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में लिखा हुआ है। अब ये जो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 168 से लेकर 212, ठीक है, आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे संविधान में दे रखा है। अब आर्टिकल 168 क्या कहता है? आर्टिकल 168 कहता है हर राज्य में, हर स्टेट में आपकी लॉ मेकिंग बॉडी होंगी, स्टेट लेजिस्लेचर होगी, लॉ मेकिंग बॉडी होंगी। और ये लॉ मेकिंग बॉडी कौन कौन होंगी? आपकी एक होगी विधानसभा, ठीक है, एक होगी आपकी विधानसभा और दूसरी होगी विधान परिषद। जिस तरीके से आपने लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा था, वैसे ही राज्यों में विधानसभा लोकसभा का काम करती है, ठीक है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद होती है राज्यसभा का काम करती है, ठीक है। तो विधानसभा हमारी लोअर बॉडी होती है और विधान परिषद अपर बॉडी होती है। जो हमने पार्लियामेंट में पढ़ा था कि लोकसभा हमारी लोअर बॉडी होती है यानी लोअर हाउस होता है और राज्यसभा अपर हाउस होता है, उसी तरीके स्टेट में आ जाओ। विधानसभा दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ लोअर बॉडी एंड विधान परिषद दैट इज इक्विवेलेंट टू राज्यसभा इज अ अपर बॉडी। अब एक चीज और है कि हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, 28 राज्य हैं। तो 28 राज्यों में सभी में विधानसभाएं दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही आपके पास, लेकिन हर राज्य में आपकी विधान परिषद नहीं है, ठीक है, हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। यानी कि जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो हर राज्य में नहीं है। केवल 6 राज्य हैं प्रेजेंट में, केवल 6 राज्य हैं प्रेजेंट में जिनके पास हमारी विधान परिषद है, ठीक है। आर्टिकल 169 क्या कहता है? देखो 169 कहता है कि देखो पार्लियामेंट यानी संसद के पावर, संसद के पास पावर है। पावर किसके पास है? संसद के पास है। किसको बनाने की? बनाने, एस्टैब्लिश और अबॉलिश करने की जो पावर है लेजिस्लेटिव काउंसिल वो आपकी है। एस्टैब्लिश एंड अबॉलिश करने की जो पावर है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानसभाओं को, विधान परिषदों को, वो आपकी आर्टिकल 169 के तहत पार्लियामेंट के पावर से। यानी आर्टिकल 169 फिर से सुन लो क्या कहता है। आर्टिकल 169 कहता है कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद को बनाना और भंग करना यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना और भंग करना, ये सारी की सारी पावर आर्टिकल 169 के तहत संसद को यानी पार्लियामेंट को दी गई है। अब कोई भी राज्य चाहे, ठीक है, अब कोई भी राज्य है, ठीक है, कोई भी स्टेट है, अगर वो चाहता है कि भाई हमारे यहाँ विधान परिषद हो, हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वो क्या कर सकता है? एक बिल पास कर सकता है, ठीक है, एक बिल पास कर सकता है। और ये बिल स्पेशल मेजॉरिटी, ऑलरेडी स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में मैं बता चुका हूं कि भाई जो 2/3 मेजॉरिटी होती है, जो हाउस के जो मेंबर होते हैं 2/3 उनके प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने भी मेंबर होंगे, हाउस की जो स्ट्रेंथ होगी उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए आपके पास, और उसके बाद जितने आए हैं उसका 2/3 होना चाहिए। अगर ये लोग वोट करके ये बिल पास कर देते हैं तब ये बिल आपका संसद के पास जाता है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, जब ये बिल पास कर देंगे तब आपकी उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी राज्य चाहे कि भाई हमारे यहाँ परिषद का गठन कर दो, हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन कर दो, तो वो क्या करेगा? एक बिल पास करेगा, प्रपोजल पास करेगा, और ये विशेष बहुमत, ठीक है, आपकी स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत से पास करना होगा।
विशेष बहुमत में कितनी वोटिंग होती है? 2/3। और ये 2/3 ध्यान रखना जो टोटल स्ट्रेंथ हाउस की है उसके बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए आपका, ठीक है। तो विशेष बहुमत से अगर जो लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर देती है, ये बिल जाता है आपका संसद के पास, संसद अगर पास कर देती है देन आपका जो विधान परिषद है उसका गठन हो जाता है। तो अब देख लेते हैं भाई प्रेजेंट में हमारे पास कितने राज्यों में आपकी विधान परिषद है। तो हमारे पास यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, करंट में आपके पास आंध्रा में है, यूपी में है, ठीक है, कर्नाटका में है, कर्नाटका में आपके पास है, देन बिहार में है, उसके बाद आपकी महाराष्ट्र में है, और इसके अलावा हमारे पास तेलंगाना में है। तो इन 6 राज्यों में है। रिसेंटली अभी आपने देखा था आंध्र प्रदेश ने एक बिल पास किया था कि भाई हमारे यहाँ की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, उसको भंग कर दिया जाए। आंध्र प्रदेश पास से भी कई बार क्या कर चुका है, कई बार विधान जो परिषद है उसका गठन करवा चुका है, उसको भंग करवा चुका है, और रिसेंटली फिर से अभी 2020 में एक बार बिल पास किया था इन्होंने कि भाई हमारी जो विधान परिषद है उसको भंग कर दिया जाए। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। बाकी जो कंपैरिजन है हम क्वेश्चन के थ्रू समझते चलेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब इनमें से स्टेट लेजिस्लेचर का अंग क्या नहीं है, विधानमंडल का अंग क्या नहीं है, ठीक है। तो जिस तरीके से संसद में हमने पढ़ा था पार्लियामेंट में कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट हमारे संसद का हिस्सा होते हैं, उसी तरीके स्टेट लेजिस्लेचर में भाई हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभाएं आती है, और गवर्नर आता है। इनमें से जो हमारा एडवोकेट जनरल होता है वो नहीं आता, ध्यान रखना एडवोकेट जनरल नहीं होता है हमारा। अब एक चीज ध्यान रखो यार कि एडवोकेट जनरल के बारे में कई बार आर्टिकल पूछ लेता है, तो ये आर्टिकल 165 है। अब एडवोकेट जनरल होता क्या है, बेसिकली ये आपका राज्य सरकारों का एक वकील होता है, ठीक है। राज्य सरकारों का सबसे बड़ा वकील होता है, एडवोकेट होता है, जो राज्य में कोई भी कोर्ट से रिलेटेड मुद्दे होंगे, अगर राज्य सरकार के खिलाफ या उसके कोई भी मुद्दे चल रहे होंगे हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट्स में, तो ये आपका एडवोकेट जनरल वहां सरकार की तरफ से वकील होगा, लड़ेगा जाके उन मुकदमों को। अब इसी तरीके से क्या होता है आर्टिकल 76, ठीक है, आर्टिकल 76 के तहत क्या होता है हमारे पास अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, ये भारत सरकार का वकील होता है, और उसके बारे में आर्टिकल 76 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल, और ये भारत सरकार का वकील होता है, ये सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई भी भारत सरकार के का मुकदमा चल रहा होगा कोर्टों में, तो वहां भारत सरकार को जाके रिप्रेजेंट करेगा, उनके केसेस को लड़ेगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल आप याद रखना, आर्टिकल जो 165 है एडवोकेट जनरल का और 76 है अटॉर्नी जनरल का, ये कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। तो चलो भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है जो दूसरे नंबर का, वो हमारा कहता है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं, 403, 500, 425 या 350। तो भाई उत्तर प्रदेश की जो विधानसभाएं है उसमें ऑल ओवर इंडिया सबसे ज्यादा मेंबर हैं, ठीक है, आपके 403 मेंबर हैं। बेसिकली ये 404 थे, लेकिन जो एक एंग्लो इंडियन आपका होता था, जिस तरीके से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते थे, उसी तरीके से विधानसभाओं में 1 एंग्लो इंडियन होता था, ठीक है। और ये हमारा किसके तहत आता था, कौन से आर्टिकल के तहत आता था, ये पता करके आना कि भाई कौन सा आर्टिकल स्टेट में एंग्लो इंडियन के रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एंग्लो इंडियन से जो रिलेटेड प्रोविजन था वो हटा दिया गया है, ठीक है। जो अब स्टेट में स्ट्रेंथ रह जाती है वो 404 से होकर 403 रह जाती है, ठीक है। 403 स्ट्रेंथ है यूपी की, और ये सबसे बड़ी विधानसभा की स्ट्रेंथ है पूरे इंडिया में। अब चलो थोड़ा सा लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जो कॉम्पोजिशन है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो हमारी असेंबली है वो आर्टिकल 70 के तहत आती है, 170 के तहत आती है असेंबली, यानी विधानसभाएं जो हमारी हैं, असेंबली या विधानसभा जो है वो हमारी आर्टिकल 170 के तहत आती है। अब जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है किसी भी विधानसभा की जिस असेंबली की, वो 500 हो सकती है। और जो मिनिमम स्ट्रेंथ हो सकती है
वो आपकी 60 हो सकती है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 500 हो गई, और मिनिमम स्ट्रेंथ आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ 60 हो सकती है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी जो विधानसभाएं, जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उनमें 60 से कम है। जैसे कि आप सिक्किम ले सकते हो, सिक्किम में 32 सीटें हैं, 32 सीट्स हैं। इसके अलावा गोवा आ जाओ, गोवा में 40 सीट्स हैं। देन आप मिजोरम आ जाओ, मिजोरम में भी आपकी 40 सीट्स हैं। ठीक है। तो अब जो असेंबली के चुनाव होते हैं ये कैसे होते हैं, ये हमारे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, यानी इसमें कौन वोट करता है, डायरेक्ट जनता वोट करती है। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में भारत की जनता वोट करती है, उसी तरीके राज्य के आपके जो विधानसभाओं के चुनाव होते हैं उसमें आपके राज्य के लोग वोट करते हैं। आपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ देख ली, मिनिमम स्ट्रेंथ देख ली, और आपने ये देख लिया किस तरीके से डायरेक्ट इलेक्शन होता है। एक एंग्लो इंडियन का प्रोविजन था, ठीक है, एक एंग्लो इंडियन का प्रोविजन था हर आपकी विधानसभाओं में, लेकिन उसको अब खत्म कर दिया गया और ये चीज केंद्र में भी खत्म कर दी गई है। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा हमारा आर्टिकल 81 के तहत आता था, ये मैंने पार्लियामेंट वाले लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भाई हमारे एंग्लो इंडियंस यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, यानी विधान परिषद के बारे में। भाई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसके बारे में हमारा जो दे रखा है वो आर्टिकल 171, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 171 में दे रखा है। अनुच्छेद याद कर लेना क्योंकि अनुच्छेद आपके एग्जामिनेशन में मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं। अब इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है भाई, इसकी स्ट्रेंथ होती है 1/3 ऑफ दी स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जो भी राज्य में आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ रहेगी, यानी विधानसभा की स्ट्रेंथ रहेगी, उसका 1/3 स्ट्रेंथ होगी आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ठीक है, ध्यान रखना, उसकी आपकी स्ट्रेंथ होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की। अब राज्यसभा में भी आप याद करो, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस था, ठीक है, जिसका टेन्योर 6 साल होता था। इसी तरीके हमारे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं उसके मेंबर होंगे, उनका भी टर्म 6 ईयर्स का होगा। कितना होगा, 6 साल का होगा। ठीक है, 6 ईयर्स का टर्म होगा। और ये भी कैसी होती है, परमानेंट बॉडी होती है, परमानेंट बॉडी होती है, ये डिसॉल्व नहीं होती है। जिस तरीके से राज्यसभा में हर आपके 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते थे, उसी तरीके यहाँ भी हर 2 साल में, हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर क्या होंगे, आपके रिटायर होते रहेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे इसके मेंबर्स का इलेक्शन होता है। देखो यहाँ पे जो इलेक्शन होता है ये इनडायरेक्ट होता है। विधानसभाओं में जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी डायरेक्ट लोग वोट करते हैं। इसमें डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती, ये थोड़ा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब इसमें कैसे कैसे इलेक्शन होता है कि जो 1/3 होगी, 1/3 सीट्स होंगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, विधान परिषद की, उसको भाई इलेक्ट करता है, उनको चुनता है हमारा जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी विधानसभा के आपके जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, ध्यान रखना इलेक्टेड मेंबर्स होंगे विधानसभा के आपके, वो 1/3 सीटों के लिए वोट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा 1/3 जो सीट्स होती हैं उनके लिए आपका वोट करते हैं जो इलेक्टेड मेंबर होंगे लोकल बॉडीज के। लोकल बॉडीज मतलब आपकी जो हो गई म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, ये सारी जो लोकल बॉडी हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, तो ये लोग वोट करते हैं। तो 1/3 आपके कौन वोट करेंगे, 1/3 के लिए सीट के लिए वोट करेंगे विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर, 1/3 सीट्स के लिए वोट करेंगे जो लोकल बॉडीज होती हैं म्युनिसिपैलिटीज, उनके मेंबर। देन फिर 1/3 ये हो गया, तो अब आता है, अब क्या आता है 1/12 मेंबर। अब जो 1/12 सीटें होंगी इनके लिए वोट करते हैं आपके जो ग्रेजुएट होते हैं, जो जिनको ग्रेजुएट हुए 3 साल हो गए हैं, 3 इयर्स ग्रेजुएट, जो आपके ग्रेजुएट हुए 3 साल हो गए हैं और जो राज्य में 3 साल से निवास कर रहे हैं, वो 1/12 सीटों के लिए चुनाव में वोट करते हैं। देन आपके जो टीचर्स हैं, ठीक है, जो टीचर्स हैं, ध्यान रखना सेकेंडरी लेवल से ऊपर का टीचर होना चाहिए, सेकेंडरी या सेकेंडरी लेवल से ऊपर का टीचर होना चाहिए, वो वोट कर सकता है। ये आपके 1/12 सीटों के चुनाव पर वोट करेंगे। ठीक है, अब बचता है 1/6 मेंबर।
तो अब जो 1/6 मेंबर होता है, गवर्नर सीधे सीधे इन्हें अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है। जिससे आपने राज्यसभा में देखा था ना, राज्यसभा में 12 सीटों के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, उसी तरीके 1/6 सीटों के लिए गवर्नर क्या करता है, सीधे सीधे नॉमिनेशन करता है, नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। और ये किस किस फील्ड से होते हैं, आर्ट से हो सकते हैं, आर्ट साइंस आपके लिटरेचर से हो सकते हैं, सोशल सर्विस, ये चारों की चारों फील्ड तो आपने राज्यसभा के केस में भी देखी थी। बस यहाँ पे एक और आपकी जो फील्ड जुड़ जाती है वो आपकी कोऑपरेटिव बॉडीज। ये कोऑपरेटिव बॉडीज से भी लोग आ सकते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव बॉडीज हैं उनसे भी आपके ये लोग आ सकते हैं। यानी गवर्नर 1/6 सीटों पर डायरेक्ट नॉमिनेशन करेगा, जो लोग आर्ट साइंस लिटरेचर सोशल सर्विस और कोऑपरेटिव बॉडी से बिलोंग करते हैं उनको डायरेक्ट वोट करेगा। और ये वोट कैसा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और आपका रेशियो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है। ये ऑलरेडी संसद वाले चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, रेशियो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक वो जाके उस लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि वो 2 लेक्चर में बड़े डिटेल तरीके से बनाए हुए हैं। तो भाई ये हो गया हमारा आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऐसे ही पॉइंट्स मैं आपको आगे बताता चलूंगा। अब सीधे सीधे अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्या हो सकती है, उसको इतना नहीं एक्सीड करना चाहिए। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट एक्सीड व्हाट परसेंटेज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रेंथ। तो अभी आपको मैंने बताया कि भाई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, सो स्ट्रेंथ ध्यान रखिएगा आपकी 1/3 होती है, ठीक है। 1/3 से मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उसकी स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं साथ साथ यहाँ पे, जो आपका टेन्योर होता है कितना कितना होता है, जो कार्यकाल होता है वो कितना रहेगा। जो आपका विधानसभा होगा, ठीक है, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर्स का होता है। बाकी जो काउंसिल होती है यानी परिषद होता है यार आपका, परिषद कैसी होती है, परमानेंट बॉडी होती है, वो डिसॉल्व नहीं होती। मैंने आपको बताया हर 2 साल में क्या होता है, 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं। और ये जो मेंबर होंगे हाँ वापस री इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, जितने बार चाहें उतनी बार री इलेक्ट हो सकते हैं, इनका फिर से चुनाव हो सकता है। तो जो टेन्योर रहेगा, कार्यकाल रहेगा आपका विधानसभा का 5 वर्ष तक रहता है नॉर्मल कार्यकाल। जिस तरीके लोकसभा से पहले डिसॉल्व हो सकती है, हाँ उससे पहले डिसॉल्व या भंग हो सकती है, ठीक है। अगर सरकार के पास, राज्य सरकार के पास बहुमत नहीं है तो उससे पहले डिसॉल्व हो सकती है आपकी 5 साल से पहले भी। और क्या इसका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है, हाँ इमरजेंसी में, आपातकाल में, अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, आपातकाल लग जाता है तो 1 साल तक इसका जो कार्यकाल होता है बढ़ाया जा सकता है। यानी 1 साल तक इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका आपातकाल खत्म होगा तो आपका कितने महीने के अंदर, 6 मंथ्स, जैसे ही आपातकाल एक बार खत्म होगा तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव कराना अनिवार्य है, ठीक है। चुनाव आपके अनिवार्य हैं यानी कंपलसरी है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन एकदम वही होती है, एज इट इज सेम क्वालिफिकेशन होती है। अब ये याद कर लेना भाई कि क्वालिफिकेशन लोकसभा और राज्यसभा की किस आर्टिकल के अंदर अंतर्गत दी रखी थी, ठीक। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन होती है आपकी वो आर्टिकल अनुच्छेद 173 के तहत दे रखी है। अब जाके रिवाइज करना और देखना कि भाई संसद के जो आपके एमपी थे, पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, उनकी क्वालिफिकेशन किस आर्टिकल के अंदर दे रखी थी। तो ऑलरेडी वैसा ही होगा कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए दोनों केसेस में। प्लस एज क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम 25 होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा में। और परिषद में कितनी होनी चाहिए आपकी, मिनिमम 30 साल, जैसे कि राज्यसभा में आपने देखा था। उसके अलावा पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन सेम है जैसे कि आपने संसद में पढ़ी थी। कोई व्यक्ति पागल ना हो, ठीक है, दिवालिया ना हो, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी लाभ के पद में ना हो, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, यानी लाभ का जो पद होता है उसको धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है, लाभ के पद को धारण नहीं करना चाहिए। अब इनका डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है, यही होता है अगर वो किसी देश की, दूसरे देश की नागरिकता ले ले, या दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, या लाभ का पद आपका होल्ड करके बैठा हुआ है, तो भाई आपका कोई भी मेंबर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल का, वो क्या हो जाएगा, वो आपका, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा आपने आरपीए एक्ट में पढ़ा था,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो आपने संसद में पढ़ा था, उसमें भी कुछ आपकी दे रखी थी कि कुछ डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी थी कि भाई किसी भी 2 साल तक 2 वर्ष तक की सजा नहीं होनी चाहिए उसको, अगर 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा सजा हो गई किसी कोर्ट द्वारा तो फाइनली क्या हो जाएगा, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, और डाउरी के केसेस में नहीं फंसना होना चाहिए, कभी कोई ऐसा भाषण नहीं दिया होना चाहिए जिससे भारत की एकता और अखंडता को भंग हो, घूस देते हुए नहीं पकड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी आपके आरपीए एक्ट के तहत कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन थी। तो चलो भाई अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो हमारा आर्टिकल 169 है उसके तहत कोई भी राज्य चाहे तो क्या कर सकता है, उसकी असेंबली एक बिल पास करेगी कि भाई हमें हमारे यहाँ विधान परिषद चाहिए, देन ये बिल आपका पास होने के बाद पार्लियामेंट के पास जाएगा, पार्लियामेंट पास करेगी तो ये पावर पार्लियामेंट के पास है। अगर राज्य रिक्वेस्ट करना चाहे तो पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करके अपने यहाँ विधान परिषद बनवा सकता है आर्टिकल 169 के तहत। 170 में विधानसभाएं, 171 में आपकी विधान और 172 में आपका ड्यूरेशन है यानी टेन्योर है, कितना कार्यकाल का, आपका कार्यकाल क्या होगा 5 वर्ष और 6 वर्ष। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, व्हाट इज द टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन अ स्टेट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हमने पढ़ा है कि राज्य की विधानसभा कितने वर्ष तक कार्य करती है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो 5 वर्ष तक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, इससे पहले डिसॉल्व हो सकती है, भंग हो सकती है, बिल्कुल गवर्नर राज्यपाल चाहे तो इसे भंग कर सकता है अगर क्या है सरकार के पास, राज्य सरकार के पास बहुमत नहीं है। और 1 साल के लिए आपका टर्म बढ़ाया जा सकता है इमरजेंसी आपातकाल के दौरान। ठीक है, और 1-1 साल तक, इस तरीके तक जब तक इमरजेंसी लगी रहेगी 1-1 साल करके हम टर्म बढ़ाते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपातकाल हटेगा उसके 6 माह के अंदर, 6 मंथ के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोरम टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानसभा की बैठक के लिए कोरम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो कोरम हमने ऑलरेडी पढ़ा था, कोरम क्या होना चाहिए, मिनिमम नंबर, मतलब इतने मिनिमम लोग आने चाहिए, सदस्य आने चाहिए हाउस में कि मीटिंग चल पाए। तो कोरम आपने पार्लियामेंट के केसेस में देखा था कितना था, 1/10 था, आपका 1/10 था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अभी कौन से राज्य के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारे पास प्रेजेंट में 6 राज्य हैं। ठीक है, यूपी था, बिहार था, कर्नाटक था हमारा, राजस्थान नहीं है। ठीक है, राजस्थान के पास मतलब इसने बहुत पहले समथिंग 1969 के दौरान, ठीक है 1969 के आसपास इसने अपनी जो विधान परिषद थी उसे भंग करा। तो चलो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मीट फॉर अ मैक्सिमम गैप ऑफ हाउ मेनी मंथ्स बिटवीन 2 सेशन। अब जिस तरीके से आपने पढ़ा था कि भाई संसद का सदन चलता है, तो संसद के हमने 3 सदन पढ़े थे। ठीक है, और ये लिखा था 2 सदन के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी साल में मिनिमम 2 बार तो बैठनी बैठनी है। तो यहाँ भी सेम चीज रहेगी कि भाई यहाँ भी सदन आपके सत्र चलते हैं, सदन का जो सत्र होता है यानी सेशन चलते हैं, और यहाँ भी आपके कितने 3 सेशन होते हैं। कौन कौन सा, विंटर सेशन, ठीक है, आपका मॉनसून सेशन होता है और बजट सेशन जो कि सबसे बड़ा होता है। ये 3 सेशन आपने 3 सत्र पार्लियामेंट में भी पढ़े थे। और 2 सत्र के बीच पे कितना टेन्योर होता है, 6 मंथ, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 सेशन के बीच का जो टाइम पीरियड होना चाहिए 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी अगर एक सत्र आज मिला है तो 6 महीने के अंदर अंदर अगला सत्र जरूर मिलना चाहिए। भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन था, हमारा जो लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर था वो था आपका स्पीकर। और स्पीकर के बारे में हमने कौन से आर्टिकल में पढ़ा था, हमने स्पीकर के बारे में आर्टिकल 93 से 97 तक पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होता है, आपका विधानसभाओं में एक स्पीकर होता है। जब आपका कोई भी विधानसभा होती है, गठित होती है विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है। तो ओथ यहाँ दिलाता है गवर्नर या गवर्नर द्वारा अपॉइंटेड कोई व्यक्ति। ठीक है, राज्यपाल आपका ओथ दिलाता है, ध्यान रखना। जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है विधानसभा के मेंबर्स की, वो कौन दिलाता है, आपका गवर्नर दिलाता है। वहां पे कौन दिलाता था, राष्ट्रपति दिलाता था। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके द्वारा कोई अपॉइंटेड पर्सन, यहाँ पे गवर्नर दिलाएगा। अगर गवर्नर नहीं है तो गवर्नर द्वारा कोई अपॉइंटेड पर्सन दिलाएगा। ठीक है, फिर वहां पे प्रोटर्म स्पीकर चुना जाता था। ठीक, यहाँ भी प्रोटर्म स्पीकर चुना जाएगा जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा पार्टी का।
उसके बाद क्या करता है, प्रोटेम स्पीकर का काम है सबको शपथ दिलवाने में हेल्प करना। देन उसके बाद आपस में ही वो एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और काउंसिल का कौन होता है, जैसे वहां पे राज्यसभा में जो वाइस प्रेसिडेंट होता था ऑफ इंडिया यानी चेयरमैन होता था, यहाँ पे भी आपका चेयरमैन होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में, लेजिस्लेटिव काउंसिल का हेड। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड कौन होगा, सभापति कौन होगा, स्पीकर होगा। स्पीकर के साथ साथ एक डिप्टी स्पीकर अपॉइंट होगा, सेम पैनल ऑफ स्पीकर्स एंड आपका डिप्टी स्पीकर्स अपॉइंट होंगे। और यहाँ पर स्पीकर के बारे में आर्टिकल 178, 179, 180 और 181 तक आपके दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। आर्टिकल 178 से लेके आपका आर्टिकल 181 तक स्पीकर के बारे में दे रखा है। देन चेयरमैन के बारे में आपका किस में दे रखा है, आर्टिकल 182 से लेके आपका आर्टिकल 185 तक दे रखा है, ठीक है। 182 से लेके 183, 184, 185 तक आपका डेप्यूटी स्पीकर यानी डेप्टी चेयरमैन और चेयरमैन के बारे में दे रखा है आपका। तो चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समनिंग एंड प्रोरोगिंग द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब राज्य विधान मंडल के सत्रों को बुलाने और स्थगित करने का कौन उत्तरदायी होता है। देखो आपने संसद के केस में देखा था, जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट क्या करता था, आपका संसद के सत्र को बुलाता था और उसे भंग कर देता था। तो यहाँ पे यही पावर गवर्नर के पास है। गवर्नर के पास क्या है, गवर्नर विधानसभा के सत्र को आपका सम्मन करेगा, बुलाएगा और स्थगित भी यही करेगा, ठीक है, स्थगित भी यही करेगा। और साथ साथ अगर इसे डिसॉल्व करना होता है, सत्र को डिसॉल्व करना होता है, वो भी यही करता है। तो सदन को बुलाने और स्थगित करने का काम आपका गवर्नर के पास होता है और केंद्र के केस में आपका राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास था। प्लस हाँ, अगर आपका एडजॉर्न करना है, मान लो आज का सदन की मीटिंग खत्म हो गई, ठीक है, तो टेम्परेरी एडजॉर्नमेंट क्या होता है, टेम्परेरी आपका सस्पेंड करना है, तो वो काम आपका स्पीकर करेगा, ठीक है, वो काम आपका स्पीकर करेगा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में डेप्यूटी आपका जो चेयरमैन होगा और डिप्टी चेयरमैन होगा वो करेगा। यहाँ पे स्पीकर, और स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करता है। और ध्यान रखना, बुलाने और स्थगित करने का और डिसॉल्व करने का काम, भंग करने का काम किसका है, वो काम आपका राज्यपाल का है, ठीक है। तो देखो यार, कंपैरिजन कराते हुए आपको पढ़ाता चला जा रहा हूँ, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आए तो भाई लाइक और शेयर जरूर करना और कॉमेंट करना। द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो मिनिमम एज क्या है ऑलरेडी मैंने बता दी है क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। क्वालिफिकेशन किस में आती थी आपकी, आर्टिकल 173 में, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन लेजिस्लेटिव की असेंबली की विधानसभा की जो न्यूनतम एज है वो है 25 वर्ष, और जो आपकी विधान परिषद की है उसकी न्यूनतम एज है 30 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट हुज डिसीजन इज कंसीडर्ड फाइनल। तो राज्य में अगर विधानसभा और विधान परिषद के बीच में किसी बिल को लेकर असहमति हो जाए तो किसका निर्णय अंतिम होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़े डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। नॉर्मली आपने पार्लियामेंट के केस में पढ़ा था कि जब भी कोई आपका बिल आता है, ठीक है, तो बिल आता है नॉर्मल, अगर ऑर्डिनरी साधारण विधेयक है तो क्या होता था, साधारण है वो आपका विधेयक है, बिल है, तो क्या होता था, किसी हाउस में भी आ सकता था, लोकसभा में भी आ सकता था, राज्यसभा में भी आ सकता था। फिर एक हाउस अगर उसको पास कर देती थी, वो दूसरे हाउस में जाता था, दूसरा हाउस क्या कर सकता था, उसको एक्सेप्ट कर सकता था, रिजेक्ट कर सकता था, या तो उसमें कुछ चेंजेस बता सकता था। देन फिर से ये बिल लोकसभा के पास जाएगा या किसी भी हाउस के पास जाएगा। देन क्या होता था, अगर कोई इनमें से हाउस वो मानने से मना कर देता है, देन यहाँ पे क्या हो जाता था, एक डेडलॉक हो जाता था, फिर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती थी। आप ध्यान रखना, अब अगर यही चीज होगी, यहाँ पे क्या है, विधानसभा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, विधान परिषद है। अब अगर कोई भी बिल, ध्यान रखना, कोई भी बिल, ध्यान से समझो इसको, विधानसभा से आ रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, विधानसभा में कोई भी विधेयक आ रहा है, वो विधेयक कहाँ गया आपका, वो विधेयक गया आपका विधान परिषद में। तो विधान परिषद के पास क्या क्या ऑप्शन है, देखो विधान परिषद क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या तो कुछ चेंजेस बता सकता है, ठीक है। अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो गवर्नर के पास जाता है, बिल अप्रूव हो जाता है। अगर रिजेक्ट करता है या उसको कुछ चेंजेस बताता है तो फिर क्या करता है, जो आपकी विधानसभा है फिर से उस बिल को वापस भेजती है, ठीक है, फिर से बिल
वापस भेजती है। और ध्यान रखना इस केस में 3 मंथ तक आपकी विधान परिषद है अगर किसी बिल को होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर सकती है। अदरवाइज 3 मंथ के बाद फिर से क्या होगा, विधानसभा यहाँ से आपका बिल यहाँ वापस भेजेगी। अब फिर इसको 1 महीने का समय दिया जाता है कि भाई अगर पास करना है तो पास कर दो। अब देखो अगर ये नहीं पास कर रही विधान परिषद तो यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान ही नहीं है। ध्यान रखना राज्यों के केस में ज्वाइंट सिटिंग है ही नहीं, और जहां आपने वहां देखा था आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग होती थी, यहाँ ज्वाइंट सिटिंग है ही नहीं, ज्वाइंट सिटिंग होगी नहीं। विधानसभा में बिल भेज रहा है, परिषद को पास करना है तो करे, 3 महीने तक पहली बार बिल रख सकता है, फिर वापस उसको भेजेगी 3 महीने बाद विधानसभा, फिर से बिल भेजेगी उसी बिल को। अब 1 महीने तक होल्ड कर सकता है। अगर नहीं होल्ड करता है, अगर नहीं भेजता है वापस, नहीं रिकमेंडेशन देता है, नहीं मंजूरी देता है, तो ये बिल क्या हो जाएगा, पास्ड माना जाएगा। ये बिल पास्ड माना जाएगा, ध्यान रखना पारित माना जाएगा। यानी विधान परिषद साधारण विधेयक के केस में भी 4 महीने तक इस बिल को होल्ड कर सकती है। अगर नहीं करती है, वो पास करती है, तो इस बिल को पास माना जाएगा और गवर्नर के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, गवर्नर के पास भेज दिया जाएगा, राज्यपाल। अब राज्यपाल के पास क्या क्या पावर है, वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, या तो होल्ड करके बैठ जाए, कुछ भी ना करे, अगर ठीक है होल्ड करके बैठ गया, कुछ भी ना करे, एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या होल्ड करके बैठ जाए। ये तीनों चीज आपने प्रेसिडेंट के केस में पढ़ी थी, सस्पेंसिव विटो, एब्सोल्यूट विटो एंड पॉकेट विटो। ठीक है, और मनी बिल के केस में सेम रहेगा। मनी बिल के केस में क्या होगा, मनी बिल है तो भाई विधानसभा में ही आएगा, विधानसभा में ही आएगा, परिषद के पास जाएगा, 14 दिन तक रख सकता है। ठीक है, 14 दिन तक रख सकता है, रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर ले, या रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, या तो कुछ चेंजेस बता दे। अब ये चेंजेस लोकसभा, ये आपकी विधानसभा के ऊपर है, मानता है कि नहीं। अगर नहीं मानता है तो 14 दिन में ये बिल आपका पास माना जाएगा और गवर्नर के पास चला जाएगा। अब गवर्नर मनी बिल के केसेस में एसेंट अपनी देता ही देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि भाई अगर डिसएग्रीमेंट होगा तो ज्वाइंट सिटिंग का कोई केस नहीं है, तो किसका निर्णय फाइनल माना जाएगा, हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का माना जाएगा। 4 महीने तक काउंसिल होल्ड कर सकती है, उसके बाद उसको पास माना जाएगा, गवर्नर के पास चला जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर कितने हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट एक्सीड। तो भाई मैक्सिमम नॉमिनेटेड पर्सन कितने हो सकते हैं, भाई मैक्सिमम नॉमिनेटेड पर्सन 16 हो सकते हैं, जो गवर्नर अपॉइंट करता है। मैंने आपको बताया था कि इसके फील्ड से आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, प्लस एक नई फील्ड यहाँ पे होती है, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, सो ए आंसर है आपका करेक्ट। अब हाउ मेनी सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड इन अ ईयर। तो राज्य के विधान मंडल एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र होने चाहिए। देखो कंडीशन क्या कहती है कि हर 6 महीने के अंदर आपकी मीटिंग होनी चाहिए, तो मिनिमम आपके 2 तो होने ही चाहिए। ठीक है, और हमारे यहाँ कितने होते हैं, 3 होते हैं। हमारे यहाँ होते कितने हैं, 3 होते हैं। तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर में कितने सेशन रिक्वायर्ड है एक साल में होना, तो आपके कम मिनिमम 2 तो रिक्वायर्ड है, और होते कितने हैं, हमारे यहाँ 3 होते हैं। ठीक है, होते कितने, 3 होते हैं। अब चलो भाई अगले क्वेश्चन पे, गवर्नर। ठीक है, तो राज्य का जो राज्यपाल है किस प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार रखता है। अभी देखो आपने बिल और विधेयक के केस में पढ़ा था कि भाई बिल आपका फाइनली विधानसभा, विधान परिषद से होके पहुंचेगा, आपका कहाँ पे पहुंचेगा, कहाँ पहुंच सकता है भाई, ये आपका पहुंचेगा, किसके पास पहुंचेगा, ये पहुंचेगा आपका गवर्नर के पास। ठीक है, अब गवर्नर के पास क्या हो सकता है, गवर्नर को, ठीक है, गवर्नर की जो पावर है एसेंट देने की, बिल को मंजूरी प्रदान करने की या ना प्रदान करने की, वो 201 के तहत 200 में दे रखी है। ठीक है, अनुच्छेद 200 में दे रखी है। अब 201 में वो रिजर्व कर सकता है बिल राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकता है गवर्नर, या तो बिल को अपनी मंजूरी दे दे, या तो सीधे रिजेक्ट कर दे, या तो भाई एक ऑप्शन और है, प्रेसिडेंट के पास भेज दे। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करके भेज दे आर्टिकल 201 के तहत, और उसके बाद अगर रिजर्व करेगा तो गवर्नर की जो पावर है अब वो खत्म हो जाएगी। अब वो सीधे सीधे अब राष्ट्रपति डील करेगा। एक बार गवर्नर ने रिजर्व किया ना बिल, तो सीधे सीधे राष्ट्रपति के पास पावर है। और मनी बिल के केसेस में ध्यान रखना, राष्ट्रपति मनी के बिल के केसेस में भी क्या करता सकता है, साइन करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, स्टेट वाले केस में, वहां तो केंद्र वाले केस में तो आपका बाध्य है। तो भाई कौन से आपके जो बिल हैं जिसमें दिया गया है कि ये बिल रिजर्व करेगा ही करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ऑर्डिनरी बिल चाहे तो कर सकता है, नहीं कर सकता, नॉर्मली नहीं करता है।
मनी बिल आपका नॉर्मली नहीं करता है, ठीक है, नॉर्मली नहीं करता है, नॉर्मली मनी बिल भी पास कर दिया जाता है, ठीक है, और गवर्नर इज बाउंड टू साइन ऑन द मनी बिल, गवर्नर के को जो राज्य का मनी बिल होगा उस पर साइन करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, अगर राज्य कोई संविधान में चेंज करने की बात कर रहा है तो ये बिल तो डेफिनेटली, ये तो पावर दी गई है कि ये तो करेगा ही करेगा, ठीक है, ये राज्यपाल आर्टिकल 201 के तहत रिजर्व कर देगा और प्रेसिडेंट को भेज देगा, ठीक है। नॉर्मली मनी बिल आपका कर सकता है लेकिन उसके लिए भी कुछ केसेस हैं, ठीक है, और अगर इसने मनी बिल कर दिया प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व, देन आप प्रेसिडेंट की इसमें पूरी हस्तक्षेप होगा। और यहाँ पे जो मनी बिल के केस में, स्टेट के केस में मनी बिल को पे असेंट देने के लिए, ठीक है, मंजूरी देने के लिए जो आपका प्रेसिडेंट है वो बाध्य नहीं है, ठीक है, बिल वापस नहीं भेज सकता है लेकिन इसको साइन करने के लिए बाध्य नहीं है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट बाध्य था सेंट्रल के मनी बिल साइन करने के लिए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, ये छोटे छोटे डिफरेंस यही मैं आपको समझाना चाहता था यहाँ पे। सो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब इनमें से कौन सा पहला राज्य था, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ने, जिसने सबसे पहले विधान परिषद समाप्त करी थी, ठीक है। देखो यार 1947 में ना सबसे पहले तो हमारी असम में थी, असम राज्य ने खत्म कर दी थी। उसके बाद इनमें से बात करते हैं तो जो हमारा पंजाब था, ठीक है, जो पंजाब था उसमें 1 जनवरी 1970 में खत्म होती। कब खत्म होती? 1 जनवरी 1970 में। आंध्र हमारा, मैंने बताया था आंध्र कई बार करता है, एक बार 57 में बनी थी यहाँ पे, और आंध्र प्रदेश फाइनली 85 में फिर खत्म कर देता है, फिर बना लेता है 2007 में, फिर समाप्त कर देता है, फिर अभी फिर आ जाती है 2007 में, ठीक है, फिर अब फिर डिसॉल्व करने की बात कर रहा है। तमिलनाडु 86 में अपनी डिसॉल्व कर देता है, ठीक है, तमिलनाडु विधान परिषद 86 में खत्म करवा देता है। जो वेस्ट बंगाल होता है ये आपकी अगस्त 1969 में, वेस्ट बंगाल में अगस्त 1969 में खत्म होती है। तो इन चारों में जो सबसे पहले खत्म करता है वो वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और आपका जो पंजाब में है 1 जनवरी 1970 में, बिल 1969 में ही आता है पंजाब वाला, लेकिन खत्म 1970 में लागू होता है, ठीक है। और इसका जो आपका वेस्ट बंगाल का है वो अगस्त 1969 में ही समाप्त हो जाता है। तो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी रिमूव्ड बाय, तो जिस तरीके से आपका स्पीकर वहां पर हटता था यहां भी वैसे ही हटेगा, ठीक है। वहां पर कैसे हटता था? लोकसभा के केसेस में भाई 14 दिन पहले, 14 डेज पहले नोटिस दिया जाता था। नोटिस देने के बाद स्पीकर को टाइम दिया जाता था कि आओ भाई, आपको अपने अगेंस्ट जो चार्जेस लगे हैं उसके उसमें आपको क्या करना है, बोलना है, आपको अपनी इनोसेंसी को प्रूफ करना है। तो 14 दिन पहले नोटिस दी जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नोटिस देने के बाद आपका क्या होता था, अगर जो हमारा लोकसभा वाला हाउस है वो स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास कर देता है, ठीक है, जो भी चार्जेस स्पीकर के अगेंस्ट लगे हैं स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देता है, देन प्रेसिडेंट साइन कर देता है, तो स्पीकर आपका रिमूव्ड हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे विधान सभा के केसेस में अगर रेजोल्यूशन पास हो जाए आपका असेंबली द्वारा तो ये आपका रिमूव हो जाता है। हाँ, अगर स्पीकर रिजाइन करना चाहे, खुद अपना इस्तीफा देना चाहे, तो भाई किसको दे सकता है? गवर्नर को दे सकता है। और केंद्र के केसेस में राष्ट्रपति को देखता था। लोकसभा का जो स्पीकर था राष्ट्रपति को देता था, और विधानसभा का जो है वो गवर्नर को अपना इस्तीफा देगा, बाकी हटेगा वैसे ही। सो बिल पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर, राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक कब कानून बनता है? If it is passed by the legislative council, it is signed by the speaker, it received the assent of governor, or it is approved by the president। देखो अब लेजिस्लेटिव काउंसिल पास करे ना करे दोनों ही केस में कोई फायदा नहीं, ठीक है। मैंने बताया था ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक 4 मंथ तक होल्ड कर सकती है, और मनी बिल, धन विधेयक 14 दिन तक। तो इसको पास करे ना करे इनका तो कोई पावर ही नहीं होता, रूल साइन नहीं, स्पीकर के साइन नहीं, ठीक है। तो एक बार गवर्नर की एसेंट मिल जाती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया, काउंसिल करे ना करे, अगर नहीं करती है 4 महीने के अंदर तो वो ऑलरेडी पास माना जाएगा ऑर्डिनरी बिल के केसेस में, और मनी बिल के केसेस में 14 दिन में पास माना जाएगा। फाइनली वो गवर्नर के पास जाता है। अब गवर्नर अगर साइन कर देता है तो आपका बिल कानून बन जाता है, ठीक है। अब अगला है टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना रहता है, तो मैंने आपको बता दिया था भाई 6 साल रहता है, 6 वर्ष रहता है। सो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हु हैज द अथॉरिटी टू डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली।
तो राज्य विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको दिया गया है? ये हमारा गवर्नर को दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी विधानसभा को बुलाने का, ठीक है, बुलाने का, उसके सत्र को बुलाने का, सम्मन करने का, उसे प्रोरोग करने का एंड डिसॉल्व करने का, ये जो पूरा का पूरा अधिकार है ये गवर्नर के पास है। और अगर यही केंद्र की बात होती तो आपका प्रेसिडेंट के पास होता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जितनी सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिवीजन करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप देन